इस वीडियो को बनवाने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नरेंद्र कुमार निगम सर का, जिनके विषय डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें ये कार्य मिला कि हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ और उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको इन वीडियोस के थ्रू पहुंचा सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मन्नू मानिक वर्सेस धीरूभाई अंबानी। तो इसके पीछे क्या वजह थी और ये विवाद क्यों हुआ, ये पूरा किस्सा क्या था, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी जानकारियाँ जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। हम सभी ने स्कैम 1992 या द बिग बुल जैसी वेब सीरीज या मूवीज तो देख ही लिए हैं, और हम सभी स्कैम 1992 में दिखाए गए बुल्स और बियर्स के बीच की लड़ाई से भी अनजान नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट दो बड़े नाम हर्षद मेहता और मनु मानिक के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स को शायद आप सभी जानते भी होंगे। लेकिन क्या आप सब लोग जानते हैं कि स्कैम 1992 से पहले स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक ऐसा किस्सा हुआ था जिससे अभी तक भी काफी लोग अनजान हैं। मैं बात कर रही हूँ बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी और स्टॉक मार्केट के ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मानिक के बीच की बिजनेस राइवलरी की। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे किस्से को सरल भाषा में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो सबसे पहले जानते हैं कौन थे मनु मानिक। मनु मानिक का जन्म 1948 में कोलकाता में हुआ था। वह एक स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर थे। उनको स्टॉक मार्केट का ब्लैक कोबरा कहा जाता था और वह बियर कार्टेल के हेड भी थे। कहा जाता है कि 1970 से 80 के दशक में उनका स्टॉक मार्केट पे काफी दबदबा था। उनका बियर कार्टेल एक हफ्ते में किसी भी कंपनी की शेयर प्राइसेस को 100 से 1 तक पहुंचा सकता था। इसी वजह से सारी कंपनी के डायरेक्टर्स उनसे थोड़ा डर के रहते थे। लेकिन यह दबदबा हर्षद मेहता की बुल रन के आगे नहीं चल सका। वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर किसी शेयर को बिना खरीदे आगे बेच देता है। जब किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर को लगता है कि किसी भी शेयर के दाम फ्यूचर में बढ़ सकते हैं तो वह उसे फ्यूचर में ऊंची दामों पे बेचने के लिए आज की तारीख में कम दामों पे खरीद लेता है। इसी प्रोसेस को लॉन्ग करना कहते हैं। शेयर कार्टेल्स यह स्टॉक मार्केट के ऐसे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी फंडामेंटली वीक कंपनी को ढूंढकर उसके शेयर्स तेजी से शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि एक दो ब्रोकर्स के बेचने से ऐसा कंपनी के शेयर प्राइसेस पे ऐसा कुछ खास असर नहीं होगा, तो यही सब ब्रोकर्स अपना एक ग्रुप बना के चलते हैं और इसी ग्रुप को कार्टेल बोलते हैं। कार्टेल बुल्स का भी होता है और बियर्स का भी होता है। जो कार्टेल किसी भी कंपनी के शेयर प्राइसेस को गिराकर प्रॉफिट कमाता है उसे बियर कार्टेल कहते हैं। और जो कार्टेल किसी भी कंपनी के शेयर प्राइसेस को की कीमत बढ़ा के प्रॉफिट कमाता है उसे बुल्स कार्टेल बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइसेस को घटाकर प्रॉफिट्स कैसे कमाता है। मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रोकर राज है जो कि बियर कार्टेल का भी मेंबर है, और दूसरी ओर हमारे पास रिया है जिसके पास रिलायंस का 100 रुपए का एक शेयर है। मान लीजिए राज ने 1 अप्रैल को रिया से वह एक शेयर उधार में लिया। राज ने उधार लेते समय यह वादा किया कि वह 1 महीने बाद उस शेयर की डिलीवरी कर देगा। अब क्योंकि राज बियर कार्टेल का भी एक मेंबर है तो वह रिलायंस के शेयर अपने साथियों के साथ शॉर्ट करना चालू करेगा। सभी बियर कार्टेल के साथ में शॉर्ट करने की वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और रिलायंस के शेयर्स का प्राइस कम हो जाएगा। और इसी वजह से जो शेयर पहले 100 रुपये का था वो हो सकता है गिर के उसकी वैल्यू 50 या 30 रह जाए। अब 30 दिनों बाद जब रिया अपने शेयर की डिलीवरी लेने राज से वापस आएगी तो राज मार्केट से सेम रिलायंस का शेयर 100 की जगह 50 में खरीद कर रिया को वापस कर देगा। ऐसा राज ने 100 रुपये का शेयर बेचकर और उसे 50 में खरीद कर पूरे 50 रुपये का फ़ायदा कमाया।
और ऐसे ही बियर कार्टेल के बाकी ट्रेडर्स भी प्रॉफिट कमाते हैं। अब समझते हैं कि मन्नू मानिक और धीरूभाई अंबानी के बीच में 1980s के दौर में ये मतभेद क्यों हुआ। मतभेद का बड़ा रीजन रिलायंस के शेयर्स थे। कंपनी के शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे। मनु मानिक ने कंपनी के बारे में जैसे ही जाना कि रिलायंस की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, उसने अपना फायदा देखते हुए इस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट सेल करना शुरू किया। पता चला कि जितने भी शेयर शॉर्ट सेलिंग हुई है, उसमें तकरीबन 3.5 लाख रिलायंस शेयर्स सेल किए गए थे, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो 131 रुपए से सीधा 120 रुपए हो गई थी। क्योंकि मार्केट से इतने सारे शेयर्स बेचे जा रहे थे, खरीदारों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो फिर मार्केट में ही अलग सी चहल देखने को मिली, जिसमें कि पता चला तकरीबन 8 लाख शेयर्स खरीदे गए एनआरआई इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसने अचानक से ही शेयर प्राइसेस को नीचे से ऊपर उठाने का काम किया। और ये सारे एनआरआई इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी से जुड़े हुए। जब इन खरीदे गए शेयर्स की दाम लगाए गए, तो पता चला कि इतने सारे शेयर्स जो खरीदे गए, उसमें इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगा दिए थे। अब ये जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे, इनको ये प्रेशर बनाया जाने लगा कि आपको कुछ ही दिनों में यानी 14 दिन के अंदर ही या तो तय समय पे डिलीवरी देनी है, या फिर अगर आप चाहें तो कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करके आप डिलीवरी का टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इन दो विकल्पों के बीच में शॉर्ट सेलिंग करने वाले जो बियर कार्टेल थे, वो फंस कर रह गए। अब हुआ यूं कि 30 अप्रैल को एनआरआईज इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने अपने खरीदे गए शेयर्स की डिलीवरी की डिमांड करनी शुरू की। और इस टाइम तक हम कह सकते हैं कि उन बियर कार्टल्स के मेंबर्स को और इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं था कि शेयर्स है कहाँ। तो मार्केट में शेयर्स की खरीद और बिक्री तो हो रही है, पर वो जा कहाँ रहे हैं ये किसी को पता नहीं। जब उन पे दबाव बढ़ने लगा कि उनको डिलीवरी देनी ही देनी है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके बीच में एक क्राइसिस का माहौल था, जितने भी कोलकाता बेस्ड बियर कार्टल्स थे। जिसके बाद अ, कुछ दिनों की अंतर्गत ही रिलायंस के शेयर्स आसमान छू रहे थे और उनकी कीमत 10 से 50 से 104 से 201 रुपए तक पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस के शेयर्स की डिलीवरी करने की आवश्यकता ने काफी हद तक ये सुनिश्चित किया था कि आने वाले दिनों में रिलायंस के शेयर्स की प्राइसेस काफी ऊंची जाएगी, और रिलायंस के शेयर्स की कीमत घटना के बाद के दिनों के में काफी उच्च स्तर पर भी बनी रहेंगी, क्योंकि फंसी हुई जो बियर्स कार्टेल है, उनका उनकी लगातार खरीदारी जारी रहेगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि धीरूभाई अंबानी के रिक्वेस्ट पर ही इन इन्वेस्टर्स ने वो शेयर्स खरीदे होंगे। ऐसा हमने कई बार कई जगह पढ़ा और सुना कि धीरूभाई अंबानी अपने इन्वेस्टर्स को मना करके और अच्छे से ट्रीट करके रखते थे। उनका अपने जीवन का मेन संदेश यही था कि वो अपने इन्वेस्टर्स के लगाए हुए पैसों को कभी डूबने नहीं देंगे, और इन्वेस्टर्स का भी उन पे भरोसा उतना ही कायम था कि रिलायंस हमारे पैसे कभी डूबने नहीं देगा, जो आगे चलकर सच भी साबित हुआ। ये कहानी हमें अंबानी के बारे में ये ज़रूर बताती है कि अंबानीज ने हिंदुस्तान में सिर्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ही नहीं बनाई, बल्कि वो
वो बिजनेस ही नहीं, शेयर मार्केट्स वगैरह को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लोगों को अच्छे से समझते थे। शायद इस वजह से उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी सुनिश्चित रखा कि उनके पैसे डूबेंगे नहीं, और निवेशकों का भी एक बहुत बड़ा सहयोग और विश्वास धीरूभाई अंबानी जी पे बना था, और वो उन्होंने टूटने नहीं दिया। उस नॉकआउट पंच के बाद अ, चीजों को अपने हाथों में लेने और स्थिति से बाहर निकलने के बाद धीरूभाई अंबानी जी ने सफलता के बहुत बड़े नायाब आयाम छुए। अभी भी हम देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। रिलायंस के शेयर्स में वर्षों में भी थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन यह किसी भी बियर की शॉर्ट सेलिंग के तकनीक से प्रभावित नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रिलायंस कंपनी की मैनेजमेंट है, यानी कि उनका जो फंडामेंटल है, वो काफ़ी सही है और काफ़ी बुनियादी तौर पे काफ़ी मजबूत है। उस समय भी जब धीरूभाई अंबानी जी ने अपने शेयर्स को बचाने के लिए जो तकनीक का उपयोग किया और अपने निवेशकों का भरोसा कायम रखा, वो ये दर्शाती है कि उनको अपने निवेशकों का भरोसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अपने निवेशकों के पैसे डूबने नहीं देंगे। तो एक चीज़ हमें इससे समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें जब निवेशक के रूप में ऐसी कंपनीज में निवेश करनी चाहिए जिनके बुनियादी ढांचे काफ़ी मजबूत हों। वो इसलिए ताकि किसी भी अनुमानित परिस्थिति में वो कंपनी अपने निवेशकों के भरोसे पर कायम रहे।